नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, एक ऐसा शो जहां पर हमारी ये कोशिश होती है कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और आपके निवेश के विकल्प के चुनाव आपके निवेश लक्ष्य के मुताबिक हो और आप अपना हर आर्थिक सपना पूरा कर पाएं। आज भी बेहद खास शो लेकर आए हैं आपके लिए। शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। बाजार में उतार चढ़ाव, एसआईपी रोकें या जारी रखें? क्या गिरते हुए बाजार में एसआईपी जारी रखने से हो सकता है बड़ा फायदा? जानेंगे आज शो में। रिटायरमेंट के बाद खुशहाल जिंदगी के लिए कैसे करें निवेश प्लानिंग? पोता पोती के सुनहरे भविष्य के लिए कहां लगाएं पैसा? बताएंगे हमारे एक्सपर्ट्स। और पोर्टफोलियो में एक ही फंड हाउस के अलग अलग फंड में पुनः निवेश करना कितना सही होगा? क्यों पोर्टफोलियो को अलग अलग फंड हाउसेस में डाइवर्सिफाई करना चाहिए? बताएंगे उसका नुस्खा। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक बैलेंस पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, क्रिप्टो, टैक्स या लोन से जुड़े अपने सवाल हमें भेज सकते हैं एटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। व्हाट्सएप नंबर 9619873567 और इस नंबर पर अपने सवाल हमें भेजें या वीडियो बनाकर भी अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर शो की शुरुआत करते हैं और आज हमारे शो की शुरुआत हम सवाल जवाब के साथ कर रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं जो आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करेंगे और आपको बता देते हैं कि आप कैसे अपने सवाल आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है जो आपकी स्क्रीन पे भी हम फ्लैश कर रहे हैं और इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें इंतज़ार रहता है आपके सवालों का। अपने सवाल आप 9619873567 इस पर हमें भेजें। आप म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, क्रिप्टो करेंसी, टैक्स से जुड़े सवाल हमें भेज सकते हैं। चलिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं अमित कुकरेजा, फाउंडर अमित कुकरेजा एडवाइजरी, हर्षवर्धन रुंगटा, सीएफपी रुंगटा सिक्योरिटीज़। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और मैं समझ रही हूँ हमारे साथ पहले दर्शक भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीएम शर्मा साहब। शर्मा जी नमस्ते सर, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ पर। अच्छा सर, अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर देंगे और मुझसे फ़ोन पर बात करेंगे प्लीज़। हाँ मैं अभी कम कर देंगे। हाँ जी सर चलिए अपना सवाल आप मुझे बता सकते हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में टीवी की आवाज़ बहुत ज़्यादा ज़ोर से आ रही है। अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आपने जो सवाल हमें भेजा है मैं एक बार दोहरा देती हूँ, आप बताइएगा अगर इसमें कोई बदलाव किया गया है। आपने कहा है कि आप एक रिटायर्ड इंडिविजुअल हैं और आपको लगभग 1.3 करोड़ मिलने वाले हैं मार्च के अंत तक और इसी में से आप समझना चाह रहे हैं कि जो आपको पैसा मिलने वाला है उसको आप म्यूचुअल फंड में लगाएं या उसका फिक्स डिपॉजिट कर लें। अपना खर्चा जो आपने बताया है वो है 50,000 रुपये हर महीना और आप प्रॉपर्टी खरीदने का भी एक विकल्प आपने अपने लिए खुला रखा हुआ है। आपको अपनी पोती जो कि 7 साल की है और आपके पोते की पढ़ाई के खर्चे के लिए भी कुछ रकम इकट्ठा करनी है और इसी निवेश के ज़रिए आप करना चाहते हैं और इसी के लिए आपने हमसे मदद भी मांगी है। मुझे ये बताएं कि फ़िलहाल ये जो कॉर्पस है 1.3 करोड़ का आपको मार्च में मिलने वाला है ना? चलिए मेरे ख्याल से सर ने टीवी की आवाज़ अपनी अभी तक कम नहीं की है। हर्ष, मेरी इनसे बात नहीं हो पा रही है बिल्कुल, ये मुझे शायद टीवी पर ही सुनना चाहते हैं। बहरहाल तो हर्ष बताइए, 1.3 करोड़ इनको मिलने वाला है मार्च 2023 तक और उसको ये अलग अलग पर्पसेस के लिए निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीदना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि 50,000 रुपये जो शायद उनको इसी पैसे में से चाहिए, इसी जो जमा होगा इनका उसी में से चाहिए, वो कैसे मिल पाएगा और साथ ही पोता पोती के लिए ये कैसे राशि इकट्ठा कर सके? वेल कविता, एक बात तो सही है और एक बात पॉसिबल है कि इनका जो कॉर्पस है रिटायरमेंट का जो 1.3 करोड़ इन्हें मिलने वाला है उससे अगर ये हर महीने का 50,000 रुपया महीना चाहते हैं तो वो आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ मुझे एक कंसर्न है कि ये जो रिटायरमेंट का कॉर्पस इनका इकट्ठा हुआ है ये इनकी जिंदगी भर की कमाई है, मतलब जो इन्होंने पूरी जिंदगी भर काम किया है उसका उन्हें आज की तारीख में रिटायरमेंट कॉर्पस मिल रहा है।
आगे जाते हुए एक्टिव इनकम बंद होने वाली है, और जो भी इनको रिटर्न्स आने वाले हैं या जो भी इन्हें कैश फ्लो आएगा वो इसी कॉर्पस पे आने वाला है। ये मैं क्यों एम्फोसाइज कर रहा था, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से सवाल पूछा है कि ये कंपेयर कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट में लगाना या म्यूचुअल फंड, या बोल रहे हैं या मैं कोई प्रॉपर्टी में जमा कर दूं, तो कैसे मैं इसे इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे 50,000 महीने का मिले। प्लस इन्होंने कहा है कि इन्हें अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स करने ताकि उनकी हायर एजुकेशन को वो फंड कर सके। अमाउंट कितना है, कितने साल बाद उन्हें जरूरत होगी, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये मिसिंग है। अब मैं ना शर्मा जी से एक ही चीज कहूंगा कि शर्मा जी देखिए, ध्यान से समझिए कि ये पैसे आपको फिर से वापस नहीं आने वाले। ये आपकी पूरी जिंदगी भर की कमाई है जो आपने इकट्ठा किया है। आप फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, इनकी जो अलग अलग चीजों की कंपैरिजन की बात कर रहे हैं ना, ये सारे जो प्रोडक्ट्स है वो एक दूसरे से कंपेयर ही नहीं हो सकते। ये आप इनके कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, इनके टैक्सेशन अलग है। इनका जैसे अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसको उसमें खर्चे भी लगना शुरू होंगे, उसका आपको मेंटेनेंस है, उसका प्रॉपर्टी टैक्सेस होंगे, एक्सेट्रा। सो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप इसको एक बहुत ही सीरियसली लें, और एक पर्सनल फाइनेंस का जो एक्सपर्ट है उनसे पर्सनली मिलें, और उनसे मिलने के बाद हर पहलू को समझें कि किस हिसाब से किसमें कितना रिस्क है। फिक्स डिपॉजिट में भी अपने तरह के रिस्क होते हैं। इन्फ्लेशन रिस्क होता है, फॉर एग्जाम्पल री इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है। म्यूचुअल फंड में अलग टाइप के रिस्क होते हैं। प्रॉपर्टी में अलग चीज की ना चीजों को ध्यान में रखना होता है। तो इसे थोड़ा सीरियसली लेके एक लंबी एक्सरसाइज बनाइए, और जब तक आप पूरी चीजें समझे नहीं तब तक इन पैसों को लगाइएगा मत। मैं सिर्फ इसी पर्पस के लिए आपको और डिटेल्स नहीं दे रहा हूँ कि किस प्रोडक्ट में किस तरह से, ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप किसी प्लानर से मिलिए और उनसे पूरी अच्छी तरह समझ के ही इस पैसों को जमा करिए। उससे पहले आप उसका डिसीजन ऐसे मत लीजिएगा। शर्मा जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मैम आ रही है। जी सर, आपने सुना आपको हर्ष ने क्या सलाह दी? कोई सवाल पूछना चाहते हैं? यस मैम, पूछना चाहता हूँ मैं भी, क्योंकि मुझे कुछ एडवाइस करो ना, व्हाट शुड आई डू, मतलब किन किन फंड में मैं कुछ करूँ ताकि मेरा टारगेट पूरा हो। चलिए, मेरे ख्याल से हर्ष ने काफ़ी हद तक आपको सवाल का जवाब दिया है। हर्ष, अगर इनको म्यूचुअल फंड्स में जाना हो तो कैसे निवेश की सलाह आप देंगे? जैसे आपने कहा अपने जवाब में शुरुआत में कहा कि बहुत ज़रूरी है कि ये विस्तार से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएं किसी आर्थिक सलाहकार के पास जाकर, लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास आए हैं, इनके लिए आपके मुताबिक सबसे सही विकल्प क्या होगा? क्या रियल एस्टेट में निवेश कर लेना चाहिए, क्योंकि एक तरह से इनकी एक स्टेडी इनकम जो ज़रूरत होती है रिटायरमेंट के बाद वो बंद हो चुकी होती है, तो अब जो निवेश करेंगे क्या उसके ज़रिए इनको 50,000 रुपये हर महीना मिलने की गुंजाइश है, क्योंकि इनको अपने पोता पोती के पढ़ाई के खर्च के लिए भी प्लानिंग करनी है? जी हाँ कविता, आपने सही कहा। तो मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा कि मेरी सलाह तो यही रहेगी कि वो किसी से पर्सनली मिले और अच्छी तरह डिटेल में प्लानिंग करें। लेकिन अगर ये एक ओवरऑल लेवल पे अगर जानना चाहते हैं किस तरह से पैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो देखिए एक हिस्सा जो है ना आप फिक्स डिपॉजिट जरूर करिएगा। फिक्स डिपॉजिट किस तरह की, आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जरूर इन्वेस्ट करिएगा, जिसमें अभी लिमिट बढ़ा के 30 लाख कर दी गई है। सो ईच इंडिविजुअल 30 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब तक आपके हाथ में पैसे आएंगे आपके वो ऑप्शन में खुल जाएगा कि आप उसे 30 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी वाइफ अगर 60 ईयर्स एंड अबव है तो उनके नाम पे भी आप 30 लाख कर सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि आधा कॉर्पस जो आपका है, वो आधा कॉर्पस कम से कम आपका एक फिक्स डिपॉजिट सिक्योर्ड 8% वाली स्कीम में लग जाएगा। इसके अलावा जो आपके पास आधा कॉर्पस बचा, तो 60 लाख लग गया, आपके पास करीबन 70 लाख रुपए रहेंगे अगर हम 1.3 करोड़ दिखते हैं। उस 70 लाख में से आप एक हिस्सा म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं, लेकिन उसमें आप समझिएगा किस तरह की स्कीम्स में लगा रहे हैं आप। आपको डेट में जाना है कि हाइब्रिड फंड्स में जाना है। इक्विटी तो डेफिनेटली आप 100% लेंगे नहीं, तो लेकिन हाइब्रिड फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में जोड़ने का एक रीजन बनता है, क्योंकि आपको पोस्ट रिटायरमेंट भी आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है। तो इन्फ्लेशन आप बीट कैसे करेंगे, जिसमें आप थोड़ा सा इक्विटी एक्सपोजर लेते हैं, जो आपको हाइब्रिड फंड के जरिए मिल सकता है। हाइब्रिड फंड में आपके पास ऑप्शन होता है कि इक्विटी आप मिनिमम 15-20% से लेके 80% तक जा सकते हैं। तो मेरा सुझाव आपके लिए रहेगा कि आप इक्विटी लोअर एंड तक रहिएगा, तो उसमें आपको कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की कैटेगरी आ जाती है, आपके इक्विटी सेविंग्स फंड आ जाते हैं, उस तरह के फंड्स को आप कंसिडर करिएगा। कौन सी स्कीम क्या, मैं अभी डिटेल में इसीलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप जाके किसी से मिले, सिर्फ स्कीम का नाम लेके अपनी पूरी जिंदगी भर की जो कमाई है उससे उसमें ऐसे बिना समझे ना निवेश करें। तो ऐसे, और उसमें जब आप डेट में इन्वेस्ट करेंगे और डेट फंड्स में से आप SWP कर सकते हैं, तो जितना आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का इंटरेस्ट आएगा उसका जो डिफरेंस है, आपको 50,000 चाहिए महीने का,
आपको 50,000 पूरा तो आपको महीने का सीनियर सिटीजन के स्कीम से आने वाला है नहीं। तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो डेट फंड्स में से आप एसडब्ल्यूपी कर लीजिएगा। तो ये एक मोटा मोटी हिसाब बता रहा हूं मैं आपको कि इस तरीके से जाइए। रियल एस्टेट में मैं एनकरेज नहीं करूंगा, क्योंकि रियल एस्टेट में अगर रेंटल यील्ड्स देखते हैं, रेसिडेंशियल होगी तो आपको 1.5 से 2% के ऊपर मिलता नहीं है। कैपिटल अप्रिसिएशन होगा नहीं होगा, वो एक रियल एस्टेट बहुत ही पोलराइज मार्केट होता है। और तीसरी बात, जो आप रेंट में कमाएंगे लगभग उतना या तो उससे थोड़ा कम आपका उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करना, टैक्सेस देना इसी में लग जाएगा। सो आई वुडंट रेकमेंड रियल एस्टेट, बट आप फिक्स डिपॉजिट, जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम है, वो सारी कैटेगरीज को फुलफिल करने के बाद आप म्यूचुअल फंड्स में, हाइब्रिड एंड डेट फंड्स में अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। दिबेश शर्मा जी, आपके पोर्टफोलियो के लिए उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आई हो। और पुणे से गणेश क्या मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? हेलो गणेश, हाय, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आवाज़ आ रही है मैडम। ओके, 26,000 का आप निवेश कर रहे हैं, 2 करोड़ आपको चाहिए 15 साल में। एक्सिस स्मॉल कैप, डीएसपी का फ्लेक्सी कैप है आपके पास, डीएसपी का मिड कैप है और डीएसपी का ही स्मॉल कैप है आपके पास। हाँ हाँ हाँ, बोलिए। एक्चुअली वो क्वेश्चन हो गया पिछले बार। मेरा दूसरा क्वेश्चन था अभी कि मुझे क्या करना है कि 2 लमसम एसआईपी करनी है, मतलब एक 17 साल के लिए और एक 25 साल के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। एक 17 साल के लिए आपको लमसम एसआईपी करनी है और एक 25 साल के लिए 25 साल के लिए लमसम निवेश करना है। कितना निवेश करेंगे ये? हाँ, तो एक्चुअली कैसा है, 17 साल के लिए कैसा है, वो एजुकेशन पर्पज के लिए करना है 17 साल का, और 25 साल का है वो शादी के लिए करना है। मतलब तो कितना इकट्ठा करना चाहते हैं, कितना निवेश करेंगे और कितना इकट्ठा करना चाहते हैं, ये बताएं। हाँ, तो 17 साल का जो है वो 50 से 60 लाख का टारगेट है, और जो 25 साल का निवेश है उसका 1 करोड़ का टारगेट है। अभी आप जो एसआईपी कर रहे हैं वो कितनी है? 26,000 की एसआईपी है कि ये अमाउंट बढ़ेगा? नहीं, वो एसआईपी अलग है मेरा, वो एसआईपी का हो गया है मेरा। ये मतलब लमसम का इन्वेस्टमेंट करना है अलग से। कितना करेंगे इसका इन्वेस्टमेंट? एग्जैक्ट में अगर मुझे 1 करोड़ 25 साल के लिए अगर चाहिए तो लमसम कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा मुझे? ठीक है अमित, सवाल में यहाँ पर बदलाव, जैसा कि आप सुन ही रहे होंगे, 17 साल 25 साल का लक्ष्य और कुल मिला के 1 करोड़ अगर चाहिए हो इनको तो कितना निवेश करना होगा? लमसम में कह रहे हैं कि निवेश करना है। जी, मैं इनका कैलकुलेट कर रहा हूँ कविता। अगर ये और हमारी ये कैलकुलेशन ठीक भी, अगर ये 20 लाख रुपए आज इन्वेस्ट कर लें और अगर वो 13% के उससे कंपाउंडिंग हो, देखिए अगर ये 7.5 से 10 लाख रुपए, और ये एग्जैक्टली हमें देखना पड़ेगा, 7.5 से 10 लाख रुपए अगर ये अभी इन्वेस्ट कर लें 25 साल के लिए, मैंने कैलकुलेशन किया है, तो ये आराम से 1 करोड़ का फिगर अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा एजम्पशन है कविता, वो है 13% पर एनम की कंपाउंडिंग रिटर्न। तो इनको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी ऐसे रखनी पड़ेगी कि वो लिक्विड फंड में पैसा ले जाएं और अपने पोर्टफोलियो को मल्टी कैप और मिड कैप एक्सपोजर को रखते हुए सिस्टमैटिक वीकली या मंथली फ्रीक्वेंसी में अगले 2 से 3 साल में पूरा पैसा डेट फंड से, जो कि मैं बोल रहा हूँ लिक्विड फंड से, इक्विटी फंड में ले जाए, तो ये 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर सकते हैं। ऑल राइट गणेश, ऑल द बेस्ट। और सभी दर्शकों से यही दरख्वास्त है कि जब भी वो अपना जो सवाल हमें भेजें वही सवाल अगर फ़ोन पर पूछें तो हमारे लिए आसानी होगी, एक्सपर्ट्स के लिए भी आसानी होगी, क्योंकि यही सवाल जो आप हमें व्हाट्सएप पर भेजते हैं वही सवाल हम अपने एक्सपर्ट्स को देते हैं और वो बहुत बारीकी से अध्ययन करके आपके लिए एक रणनीति तैयार करते हैं, जो कि शो पर जब आप फ़ोन पर उनसे बात करते हैं तो वो आपको वो रणनीति समझाते हैं। एंड मौके पर कुछ डिटेल्स अगर आ जाती हैं तो वो एक्सपर्ट को उस पर अध्ययन करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। इसीलिए दरख्वास्त यह है कि जो सवाल भेजा है वही पूछने की कोशिश करें। और सवाल जवाब का सिलसिला इसीलिए भी हमने शुरू किया है क्योंकि बजट के ऐलान के बाद हमने देखा है कि बहुत दर्शक हैं जो अलग अलग एस्पेक्ट्स पर सवाल पूछ रहे हैं। टैक्स को लेकर, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर, बहुत सारे लोगों को नए टैक्स रेजिम को लेकर कन्फ्यूजन है और इसीलिए हम शो पर किसी खास मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय दर्शकों के सवालों पर फोकस कर रहे हैं। आपको भी बता देती हूँ हमारा व्हाट्सएप नंबर, जहाँ पर हमें
इंतजार रहता है आपके सवालों का। इस नंबर पर अगर आप भी कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, भले ही वो टैक्स व्यवस्था को लेकर हो या आपकी निवेश रणनीति को लेकर हो, अपने सवाल आप हमें इस नंबर पर भेज सकते हैं। बहरहाल सुहास भवसार मेरे साथ जुड़ गए हैं जो कि हर्ष से सवाल पूछना चाहते हैं। सुहास, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ मैडम, नमस्ते। मैं सुहास बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। जी सर। हाँ चलो मैडम, मुझे एक SIP चालू करना है इंडेक्स फंड में। तो अभी जैसे मेरे पास ऑलरेडी निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड है HDFC। तो इसमें दो मिड कैप में अगर देखें तो एक मिड कैप इंडेक्स फंड रहता है और दूसरा निफ्टी नेक्स्ट 50। तो कौन सा 10 से 12 साल के लिए SIP रहेगी 2000 पर मंथ। तो दोनों में से कौन से इसमें जाना चाहिए? विच इज बेटर इन मिड कैप इंडेक्स फंड एंड निफ्टी नेक्स्ट 50? और दोनों में से जो बेटर होगा तो उसका कोई एक फंड आप रिकमेंड करें तो हम SIP कर सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। और जो 4 फंड में चल रही है वो अलग से चल रही है ना? आपको एक और फंड जोड़ना है? हाँ, वो अलग चल रही है पहले से। जो फंड से मेरे ऑलरेडी वो कैसे है उस पर भी रिव्यू दे दीजिएगा। ठीक है। हर्ष, कोई सवाल आपने पूछना है सुहास से? जी नहीं कविता, आई मीन इनफैक्ट उन्होंने अपने सवाल एकदम क्लियरली भेजा है कि उनकी SIP कहाँ चल रही है और उन्हें एक फंड जोड़ना है जिसमें 2000 रुपए इन्वेस्ट करने। तो ये समझने की कोशिश करें कि मिड कैप इंडेक्स फंड अच्छा होगा कि निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 रादर, इन दोनों में कौन सा अच्छा होगा? तो बहुत क्लियरली इनका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें इनके पास स्कोप है कि अगर एक ये मिड कैप इंडेक्स फंड जोड़ना चाहें तो कर सकते हैं। तो स्कीम का नाम मैं बता दूं, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड। तो ये क्या करता है कि ये जो मिड कैप का जो इंडेक्स है उसकी सारी 150 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, जैसे वो इंडेक्स का हिस्सा है, मिड कैप इंडेक्स का हिस्सा है वैसा। अब इनका जो सवाल था कि ये मिड कैप ऐड करें या निफ्टी नेक्स्ट 50 ऐड करें। तो अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें, इनके पास निफ्टी 50 एक फंड है, एक पास मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है जो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, और बाकी इनके पास फ्लेक्सी कैप विच इज पराग पारेख विच इज ऑल्सो अ लार्ज कैप फोकस्ड, और एक स्मॉल कैप है। सो सुहास जी, निफ्टी मिड कैप जो इंडेक्स है वो उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो 101 से लेके 250 की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सो टॉप की 100 कंपनीज जो होगी वो लार्ज कैप है, उसके बाद जो 150 कंपनियां हैं वो मिड कैप कैटेगरी की कैटेगराइज होती है, और निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो निफ्टी की 50 कंपनी को छोड़ने के बाद जो 51 से लेके 100 नंबर तक है, तो वो लार्ज कैप है। आपके पोर्टफोलियो में स्कोप है कि मिड कैप आप जोड़ें तो बेटर होगा, क्योंकि लार्ज कैप ओरिएंटेड आपका पोर्टफोलियो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है जिसमें वो 100 कंपनियां ऑलरेडी रिकवर हो जाती हैं। सो मिड कैप इंडेक्स फंड एक अच्छा है जिसका नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ऑलराइट, आगे बढ़ेंगे और अगले दर्शक भोपाल से राजकुमार फोन लाइन पर हैं। राजकुमार जी नमस्कार। नमस्ते। सर, आपके 9 फंड्स के नाम मेरे पास हैं। 45,000 की आप SIP कर रहे हैं और आपको जो है अच्छा सा कॉर्पस भी इकट्ठा करना है 5 साल में। क्या वैल्यू होगी इस कॉर्पस की? अप्रोक्सीमेट 50 लाख के आसपास। अप्रोक्सीमेट 50 लाख। चलिए अमित बताएं, 50 लाख रुपए इस पोर्टफोलियो से 5 साल में इकट्ठा हो पाएंगे राजकुमार जी के लिए? देखिए राजकुमार जी का मैंने एक क्विक कैलकुलेशन किया है। इनका 45,000 रुपए महीने की SIP से, और मैंने एक एजम्पशन किया है क्योंकि ये कुछ टाइम से अब इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, तो मैंने 7,20,000 रुपए का एक एजम्पशन मान लिया है कि इनके पास एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की वैल्यू है। राजकुमार जी, आपके पास जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यू है जो आपने SIPs की है वो आप क्विकली मुझे बता सकते हैं कितना अमाउंट है? 7,30,000 के समथिंग होगा, कुछ बीच में 1-2 महीने नहीं हो, आगे पीछे है SIP जी। 7,20,000 आपने बोला, तो अगर मैं 7,20,000 SIP, 7,20,000 का लमसम वैल्यू और आपकी 45,000 की SIP से आप ऑलमोस्ट 49 लाख रुपए तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं। इसमें मैंने 12% का एजम्पशन किया है। अगर मैं इसको 13% कर दूं तो आप आराम से 50 लाख रुपए एक्यूमुलेट कर सकते हैं और वो आपको आपके गोल तक पहुंचा सकता है। लेकिन जो स्कीम्स आपने ली हैं राजकुमार जी, वो मोस्टली फ्लेक्सी कैप और मिड कैप स्पेस की स्कीम है। मतलब 5 साल के पीरियड के लिए ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम हो सकता है। अगर आपका गोल बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा रिस्क एक्सपोजर को डाइल्यूट कीजिए। आप थोड़ा सा लार्ज कैप ओरिएंटेशन अपने पोर्टफोलियो में लेके आइए
ताकि वॉलेटिलिटी से आपके पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस में ज्यादा वेरिएशन ना आए। तो 12-12.5% का टारगेट रखते हुए आप अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, और मैं कुछ स्कीम्स कॉल आउट करूंगा जिनको आप कंटिन्यू कीजिए, जो बाकी मैं कॉल आउट नहीं कर रहा हूं उनको आप स्टॉप कर दीजिए। मेरा एसेट लार्ज कैप कंटिन्यू कर सकते हैं, एसबीआई फोकस्ड कंटिन्यू कर सकते हैं, कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी कंटिन्यू कर सकते हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटी कंटिन्यू कर सकते हैं, और एक स्कीम मैं सजेस्ट करूंगा एचडीएफसी सेंसेक्स इंडेक्स प्लान। इससे आपका लार्ज कैप ओरिएंटेशन बन जाएगा। इन स्कीम्स में आप आराम से 8 से 9 हजार रुपए ईच स्कीम में एसआईपी बरकरार रखिए, और आपका लक्ष्य 5 साल में आराम से अचीव हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेंगे हम राजीव का। राजीव नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ जी नमस्ते, मैं ठीक हूँ। मैं आपका चैनल आपका सवाल देखता हूँ। थैंक यू सो मच राजीव, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, आपने अपना सवाल हमें काफ़ी विस्तार से भेजा है, और मैं बिना ज़्यादा समय बिताए हर्ष के पास आना चाहूँगी जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। हर्ष बताएं, क्या सलाह है राजीव के लिए? राजीव जी का जो सवाल बहुत सिंपल सा है कि इनके जो अभी इन्वेस्टमेंट्स हैं, इनके इंडियन एक्विटीज में इन्हें प्रॉफिट हो रहा है और फॉरेन एक्विटीज में लॉस हो रहा है। एक लॉन्ग टर्म है, एक शॉर्ट टर्म है। सो ये इन्हें ऑफसेट करने के लिए ये एक ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, रिडीम कर लें और फिर बाद में इसे इन्वेस्ट करें। तो बुक कर लें और इसे एडजस्ट कर लें, और बाकी के पैसे आप कैसे इन्वेस्ट करें, क्या उन्हें लमसम करना है या इन्हें स्टैगर्ड मैनर में मार्केट में वापस आना है। तो राजीव, आपके लिए एक ही चीज बताऊंगा कि आपने ये जो पर्पस है, आप जो टैक्स का जो बेनिफिट लेना चाह रहे हैं कि एक जगह लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म है और आप एक जगह लॉस ऑफ प्रॉफिट को सेट ऑफ करने के लिए रिडेम्पशन कर रहे हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव ये क्लियरली सिर्फ टैक्स बेनिफिट के लिए है, टैक्स को एडजस्ट करने के लिए है। अब जब आप पैसे रिडीम कर रहे हैं और टैक्सेशन का पर्पस पूरा मीट हो रहा है आपका, तो आप सिर्फ मार्केट टाइमिंग में क्यों कर रहे हैं? आप ये क्यों देख रहे हैं कि अब मार्केट में मैं स्टैगर्ड मैनर में आऊंगा? आप अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर आपको एक टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं करना था, तो क्या आप आज की मार्केट टाइमिंग के हिसाब से आप उसे निकालते और फिर स्टैगर्ड मैनर में आते क्या? अगर आंसर नहीं है, तो अभी जब आपका पर्पस टैक्सेशन का है तो आप रिडीम करिए, उसे फिर से लमसम में ही इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया था वो पर्पस चेंज नहीं हुआ है। आप ये सिर्फ एक्सरसाइज जो कर रहे हैं टैक्स एडजस्टमेंट के लिए कर रहे हैं, तो फिर मार्केट टाइमिंग में मत रखिए, दोनों ऑब्जेक्टिव को मिक्स मत करिए। इक्विटी लॉन्ग टर्म एसेट है तो उसे लॉन्ग टर्म में रहने देना होगा, फिर आप स्टैगर्ड मैनर में आएंगे तो अभी तक का जो आपका इन्वेस्टमेंट था वो पर्पस फुलफिल नहीं होता। सो ऑब्जेक्टिव को सेपरेट रखिए, जो पर्पस के लिए काम करें वही करिए, उसको मार्केट टाइमिंग के साथ में मिक्स करके कंफ्यूज ना करें। राइट, चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। प्रज्ञा जैन का सवाल मैं लूंगी जो फोन लाइन पर हमारे साथ है। नमस्कार। ऑलराइट, आईसीआईसीआई प्रू मेरे को म्यूचुअल फंड के लिए कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, करीब 20,000 रुपया। उसके कुछ नाम मैंने भेजे हैं जी, तो मैं वो चाह रहा था वो कि नाम है। मेरा एक फंड बना के दे देवे। बढ़िया, ठीक है। अमित बताएं। तो इन्होंने जो 5 म्यूचुअल फंड स्कीम्स प्रज्ञा ने अपने पोर्टफोलियो में रखे हैं वो सारे एक अच्छी परफॉर्मेंस वाले स्कीम्स हैं, और इनका फॉर्चुनेटली जो एक्सपोजर है मिड कैप, लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप के थ्रू, वो एक अच्छा एक्सपोजर है। तो मैं इनके म्यूचुअल फंड स्कीम्स की लिस्ट में कोई चेंज सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन अगर ये खुद इसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं और इस लिस्ट में 5 के बजाय या 4 में करना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगा कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी, पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप, कैनरा रोबेको और क्वांट फोकस फंड, ये चारों में कंटिन्यू रखें। जो इनका 5वां फंड है उसमें वो स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन ये पांचों ठीक हैं। इनका जो टारगेट है 20,000 महीने की एसआईपी के थ्रू ऑलमोस्ट 49 इनको अचीव करना है, 1,25,00,000, और ये 10 वर्ष में अचीव करना चाहते हैं। लेकिन 20,000 के रुपए की एसआईपी के थ्रू ये गोल अचीव नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली। ये सिर्फ 49 लाख या 50 लाख के आसपास का टारगेट अचीव कर सकते हैं। इसमें ये 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और 14% का आरओआई मैंने एज्यूम किया है। स्कीम्स अच्छी हैं, एक्सपोजर अच्छा है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा मिलेगा, लेकिन जो इनका टारगेट है वो काफी बड़ा है।
और उस टारगेट को अचीव करने के लिए या तो इनको एसआईपी बढ़ाना होगा या उस टारगेट अमाउंट को छोटा करना होगा। जिस एसआईपी के थ्रू ये चल रहे हैं उस एसआईपी के थ्रू ये करीब 50 लाख रुपए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो और इसी के साथ चलिए शो को भी यहीं समेटना होगा। हर्ष आपका और अमित आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप दोनों ने समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। और इसी के साथ हम भी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले एक नंबर आपकी स्क्रीन पर हम छोड़े जा रहे हैं जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। बहुत दर्शक सवाल भेज रहे हैं, खासतौर से टैक्स रिजीम को लेकर जो बदलाव हुआ है या जो ऐलान हुए हैं बजट में, उसको लेकर अगर आपको भी कोई दुविधा है, कोई परेशानी है, आप हमसे हल चाहते हैं तो झटपट अपना सवाल इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए और हम आपके सवाल को हमारे शो में शामिल करेंगे। हमारे एक्सपर्ट से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे।